नमस्कार दोस्तों, सक्षम लाइव प्रोग्राम में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा चर्चा का विषय है मेरी दास्तां मेरी कहानी। और मेरी दास्तां मेरी कहानी जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है। और ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो दूसरों को प्रेरणा भी देता है, जीवन जीने की कला भी सिखाता है, साथ ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक अच्छा मंच भी प्रदान करता है। तो आज हम लोग जिस रूप में आप सबके साथ में बैठे हैं, कि मेरी दास्तां मेरी कहानी का जो कार्यक्रम का जो हम लोगों ने जो शीर्षक लिया है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो भावनाएं हैं, जो दर्द है, जो व्यथाएं हैं, उसको किस तरह हम दुनिया के सामने रख पाएंगे, और आने वाली जो हमारी जनरेशन है या जो हमारी भावी पीढ़ी है, वो कैसे इनसे सीख लेकर के इस तरह की परिस्थितियों से लड़ पाएगी, झगड़ पाएगी। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग आज उपस्थित हैं। साथ ही हम लोग आज आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें भी बताना चाहते हैं कि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा आज का कार्यक्रम का और उद्देश्य क्या है। सबसे पहली बात यह है कि आज हमारे बीच में मीना जी हैं। मीना जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आज जो इनकी जो पूरी केस स्टडी है, इन्होंने जो जीवन में झेला है, जिन परिस्थितियों से लड़ा है और अपना क्या सपना है, उस सपने को लेकर के कैसे आगे जा रही हैं, वो हमारे बीच में रखेंगी। साथ ही हमारे बीच में बहुत ही बड़े कलाकार, जो खासकर अगर हम लोग देखेंगे तो जो ऐसी जो प्रथाएं हैं जो लुप्त होती चली जा रही हैं, उन चीज़ों को वापस जिंदा करने के लिए, वापस लाने के लिए, वापस उनको पुनः जीवित करने के लिए या उनको नई दिशा देने के लिए हमारे बीच में जो है हमारे साथी हैं राम प्रभाव यादव जी। वो यूपी के रहने वाले हैं, वो आज हमारे बीच में है। मैं उनका भी स्वागत करूंगा। वो कुछ देर बाद वो हमारे बीच में साझा करेंगे मंच। साथ ही हम लोग आपको कुछ चीज़ें और भी जो बताना बहुत ज़रूरी है कि आज से हम लोगों ने कुछ नई चीज़ें लॉन्च करने का काम किया है। एक तो ये है कि जो भी हमारे साथ में जो कार्यक्रम के जो भागीदार बनने वाले जो साथी हैं, जो भी हमारे कार्यक्रम के भागीदार बनेंगे, यहाँ आएंगे, साथ ही इस कार्यक्रम से जिनका जुड़ाव होगा, उनको हम लोगों ने ई सर्टिफिकेट देने का प्रावधान रखा है। और वो हम नियमित रूप से जो साथी हमारे यहाँ आते जाएंगे, उनके मेल पे या उनके घर पे, या अगर हार्ड कॉपी भी अगर वो लेना चाहेंगे तो उनको सर्टिफिकेट यहाँ से मिलेगा। तो एक तरह से हम लोगों के यहाँ से उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। साथ ही जो है हमारे जो खासकर जो हम लोग लाइव में हैं, देख रहे हैं लगातार प्रोग्राम, और नियमित प्रोग्राम देखने वाले साथी को और लगातार कमेंट्स करने वाले साथी को और सुझाव जो लगातार आपका मिल रहा है, उन साथियों के लिए भी हम लोगों ने इस सर्टिफिकेट देने का प्रावधान रखा है कि हम प्रति माह में देखेंगे, और जो सर्वाधिक जिनका योगदान रहा है, सहयोग रहा है, जुड़ाव रहा है, और साथ ही उनका प्रोत्साहन या उनका जो उनके जो सुझाव रहे हैं, उनको भी यहाँ से सर्टिफिकेट आपको दिए जाएंगे। तो आपके जो आज का जो कार्यक्रम है, उसके साथ साथ हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं मीना जी से, क्योंकि मीना जी ने बहुत बड़ी एक लड़ाई लड़ी है। और जो अभी तक जो चर्चा इनकी आई है हमारे बीच में, वो ये था कि जन्म से लेकर के लगातार अभी ये लड़ाई लड़ रही हैं, और इनका जो सपना था, इनका जो गोल था, ये जो बनना चाहते थे, अभी भी उस दिशा में इनका प्रयास लगातार चल रहा है। तो मीना जी, एक तो ये है कि आपका स्वागत है कि आप मंच में हैं। दूसरा ये है कि आपने जो गोल तय किया है और जिन जिन परिस्थितियों से आपने झेला है, आज तक बचपन से लड़ा है, और आपको चूंकि हजारों लोग अभी देख रहे हैं, और बहुत सारे लोगों की आंखें हैं जो आपकी तरफ एक उम्मीद भरी निगाह से भी देख रही हैं कि जिस तरह आपने लड़ा है, जिस तरह आपने अपने जीवन में एक संघर्ष करके अपनी उपलब्धि की ओर आगे बढ़ती चली जा रही हैं, उस तरह वो कैसे अपने जीवन को, सपने को साकार कर पाएंगे, और किन चुनौतियां का जो आपने सामना किया उससे वो सीख के कितना आगे बढ़ पाएंगे, वो सारा का सारा आज एक अच्छा विषय, एक अच्छा दिन है हम लोगों के लिए कि सारा आप अपना बोलेंगे, अपने पूरे विचारों को रखेंगे। तो थैंक यू आपका। हम तो सिर्फ ये जानना चाहेंगे आपसे शुरू से कि आपका जो बचपन से लेकर के और जो पढ़ाई का जीवन था, वो कैसा रहा। इसके बाद आपने जो अपनी पढ़ाई हासिल करते करते आगे का जो आपका सफ़र रहा, इसके बाद आपकी शादी हुई। शादी भी जो आपने बताया है कि सिर्फ कुछ ही दिनों की रही। कुछ दिनों का क्या मतलब, अगर देखा जाए तो 3 मंथ कोई बड़ी बात नहीं होती। 3 मंथ मतलब 3 घंटे के बराबर है, और एक बहुत बड़ी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपने उसको जुर्मों को सहा है, तकलीफ़ों को सहा है। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी जो खुद की कहानी है वो आप ज़रूर रखें जनता के सामने।
सबसे पहले सबको नमस्कार और उनके लिए थैंक यू कि उन्होंने मुझे यहाँ आगे आने का मौका दिया, जिससे कि मेरे यहाँ आने का लक्ष्य ये भी है कि मेरी जैसी बहुत सी लड़कियाँ हैं जो इस चीज़ को फेस करती हैं या फेस करी हैं, फेस कर चुकी हैं, आगे वो भी संघर्ष का सामना करें और आगे बढ़ें। तो यहाँ पर आने का सबसे बड़ा मोटिव मेरा ये भी था। बचपन से ही होता है कि जब कई बार हम ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं कि बचपन से ही वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि आप नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, क्योंकि हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं वहाँ पे डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं जो आपको कई बार आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित तो नहीं करते लेकिन नीचे जरूर गिराते हैं। तो बच्चे का संघर्ष तो मेरे हिसाब से जब ही शुरू हो जाता है जब वो मम्मी की टम्मी में, तभी से संघर्ष उसका शुरू हो जाता है, फिर संघर्ष ही शुरू होता है। अगर हम संघर्ष से घबरा जाएंगे तो हम कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आगे आपकी जो बचपन से लेकर के जो आपने जो अपनी संघर्ष की कहानी रही विद्यालय तक की, चूँकि आपने जो बताया था कि हम बहुत एक गरीब परिवार से थे और गरीबी चूँकि आपने बर्दाश्त किया, उसको देखा है, उसकी तकलीफ़ों को आपने सहा है, भूख प्यास धूप बरसात सभी चीज़ें जो आपने बर्दाश्त की हैं, उसको हम चाहेंगे कि उस कठिनाइयों को खुल करके आप बताएं ताकि लोगों को समझ में। सर, छोटी सी फैमिली है हमारी, जैसे सबकी ऑलमोस्ट होती है, मम्मी पापा भाई बहन। हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सा डल ही था, पुअर फैमिली थी, और जैसे कि सब जानते ही हैं कि पुअर जो फैमिली के जो बच्चे होते हैं तो उनको इतना सपोर्ट नहीं किया जाता। अगर उनमें टैलेंट होता भी है लेकिन उनको इस तरीके से उनको व्यंग किया जाता है, सर कटाक्ष किया जाता है कि उनको बढ़ने की बजाय पीछे ही हो जाते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि हम उनको उन संघर्षों को, जो उन कटाक्षों का ये जवाब हमें देना चाहिए, ऐसा नहीं उसी टाइम मतलब अपने काम से। तो वही प्रयास मैंने किया कि आज नहीं कल नहीं कभी तो सक्सेस होगी, उसी चीज़ों पे मैं आगे बढ़ती रही। लेकिन उस चीज़ों का सिलसिला आज भी ख़त्म नहीं है, लेकिन वो लोग आज बोलते ही रह गए, आज मैं यहाँ तक पहुँच गई। तो अपने बचपन की कोई ऐसी कोई घटना है जो आपको आज भी आपको डरा देती हो, आपको कोई आज भी चौंका देती हो, या आपको उस घटना याद करके आपको आपकी आंखों में आंसू आ जाते हो, वो तकलीफ जो आपने झेला हो, वो कोई ऐसी घटना है तो प्लीज। सर घटना तो मैं वैसे एक पर्टिकुलर कोई घटना तो नहीं कह सकती, लेकिन ये जरूर होता है कि जब हम मैं 9th-10th आगे बढ़ते गए, एक बीच में ऐसा हुआ था कि 10th में मेरी मैथ अच्छी थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी उसमें कंपार्टमेंट थी, लेकिन तब लोगों का आया कि आगे कुछ पढ़ ही नहीं सकती हैं, ये नहीं कर सकती हैं, वो नहीं कर सकती, मतलब नहीं नहीं, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा सुनने को मिली हैं। लेकिन जितना लोगों ने मुझे नहीं नहीं कहा है उतना ही मैंने उसको हाँ में किया है कि मैं उसको कर सकती हूँ। तो आगे एक सपोर्ट नहीं था, क्योंकि मेरे जो मम्मी पापा जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, गांव से बिलोंग इतना करते हैं, वो इतना समझ नहीं है, इनोसेंट पेरेंट्स हैं, तो कोई सपोर्ट नहीं, कोई गाइड नहीं, कोई बताने वाला नहीं। लेकिन उस कई बार से लगता था कि ज़िंदगी लगता है यहाँ ख़त्म नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, और जो लोग मुझे कहते हैं कि तुम कभी कुछ कर नहीं सकती हो, शायद ये उनकी बात कभी सच ना हो जाए। तो इस चीज़ का डर मुझे लगता था, लेकिन आज आके वो डर थोड़ा मेरा कम हुआ है कि मैं उनकी बातों को गलत साबित कर सकती हूँ, और उस गलत साबित करने के थोड़ी से मेरे कदम आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपने जो और ये आपने शेयर भी किया था इससे पहले, इसके बाद आपका जब चूंकि शादी किस उम्र में हुई और फिर उसके आगे क्या हुआ, वो थोड़ा सा विस्तार से। सर मेरी शादी 30 साल की एज में ही हुई थी, 2017 में मेरी शादी हुई थी, और शादी के टाइम पे भी ये चीज़ें थी कि रिश्ते इस वजह से भी नहीं मिल रहे थे कि लड़के वालों की 2 डिमांड रहती थी, या तो लड़की सर्विस वाली हो या हमें दहेज इतना दिया जाए, मतलब 2 चीज़ें, या तो दहेज ज़्यादा दिया जाए या लड़की सर्विस वालों। लेकिन कंडीशन ये थी कि दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं थी, इतने हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि जो उनकी डिमांड को पूरा कर पाए। और रही नौकरी की, नौकरी में ये था कि मेरे एग्जाम क्वालिफाई थे लेकिन पूरा अंडर प्रोसेसिंग थी, पूरा प्रोसेस नहीं थी। उसमें भी लड़के वालों को ये होता था कि लड़की पूरी सर्विस वाली हमें चाहिए, तो उसमें भी ये नहीं था कि थोड़ा सपोर्ट करें तो मे भी शादी आगे बढ़ जाएगी, तो हमारी ही रिस्पेक्ट और ज़्यादा करेगी कि फिर उन्होंने मुझे इस तरह सपोर्ट किया। लेकिन इस तरह से नहीं हुई, लेकिन एक सडनली मेरी रिश्ता पक्का हुआ था, उन लोगों ने इसलिए हाँ की थी कि मेरा SI में सिलेक्शन हो गया था और मेरा फिजिकल ही मतलब रहना बाकी रह गया था। तो उनको ये लगा कि लड़की सर्विस वाली मिल जाएगी और हमें दबके भी रहेगी, क्योंकि हमने दहेज नहीं मांगा है। लेकिन मेरी रिश्ता पक्का हो गया, और उस बीच में 2 महीने के अंदर शादी भी थी, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ही मैं डिस्क्वालीफाई उस चीज़ में हो गई थी। लेकिन उनको पता था कि मैं डिस्क्वालीफाई हो गई हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने, उनको यकीन ही नहीं हुआ और मेरी शादी हो गई। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद उनको पता चला कि रियलिटी में डिस्क्वालीफाई थी, हमने ही इसकी बात पर विश्वास नहीं किया था। तो उसी दिन से ही वो सिलसिला मतलब शुरू हो गया था कि कैसे अब इसको यहाँ से निकाला जाए।
तो उन्होंने भी एक तरीका सोचा कि हमें कोई सबूत नहीं छोड़ना है, कि अगर हमने इसको मारा या कुछ टॉर्चर किया तो वो एक तरह से हमारा सबूत बन जाएगा कि हम पे ही केस वो चीज़ें ना हो जाए। तो एक चीज़ ये भी है कि आजकल के जो इन लॉज हैं वो भी बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं कि लड़की को अगर घर से निकालना है तो एक नई तरकीब उन्होंने सोची है कि उसको हाथ नहीं लगाना है, लेकिन बिना हाथ लगाए उसको पागल खाने तक पहुंचा देना है। तो वो चीज़ें हो रही हैं। मेरे इन लॉज के अंदर जो मेरे हस्बैंड थे उनके नाना से मिला के 20 के आसपास लोग थे, उनका फ़ोनों पे ही आपस में ऐसा कनेक्शन हो जाता था कि समझ में नहीं आता था। और मुझे आज तक समझ में ये नहीं आया कि मैंने किया क्या था वहाँ, जो मुझे इतना टॉर्चर सुनना मतलब पड़ता था कि तुमने ये किया वो किया ये किया। और हालत मेरी इस तरह हो गई, हाथ नहीं लगाया लेकिन कंडीशन मेरी इतनी ज़्यादा डिप्रेशन वाली हो गई कि एक दिन तो मैं रात को छत पे चली गई और मैं कूदने के लिए भी तैयार हो गई। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली से थी तो वहाँ जाना, क्योंकि हम हरदम कहते हैं कि समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, लेकिन हम सोचते हैं समाज कुछ नहीं होता। कौन होता है समाज भी ये होता है कि हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं, जो लोग हमारे लिंक में होते हैं, वही लोग भी इसको टॉर्चर बना देते हैं कि भाई इसको ससुराल से निकाल दिया, या वो ये नहीं समझते कि मैं वहाँ क्या फेस किया या मैंने कुछ छोड़ा या उन्होंने मुझे छोड़ा। तो वो भी चीज़ दिमाग में घूम रही थी कि 3 महीने, उस टाइम मेरी शादी को मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ था और मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी कि सुसाइड करने पे पहुंच गई थी और छत पे मैं चढ़ गई थी। लेकिन फिर भी पता नहीं माइंड में मेरे क्या आया कि अगर मैं मर जाऊंगी तो फिर भी ब्लेम मुझ पे ही आना है। तो फिर पता नहीं क्या ऐसे दिमाग से घुमा, मैं वापस नीचे आई और मैं सो गई। उसके कुछ देर फिर ये चीज़ें चलती रही और 3.5 महीने की शादी में मैंने तलाक के अलावा कोई शब्द सुना ही नहीं। और 3.5 भी मेरे शादी की मेरे इसलिए बीत गई क्योंकि मैंने कोई आर्गूमेंट नहीं किया कि गाली गलौज की हो, आर्गूमेंट की हो, कभी पहनने को मांगा हो, खाने को मांगा या किसी काम के लिए मैंने मना किया, तब मेरे 3.5 महीने खिंच गए। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हमें ये समझाते हैं कि एक चुप 100 को हराता है, ये कहा बात बोली जाती, लेकिन ये बात आज लागू नहीं होती, ये पहले लागू होती थी। और कुछ माइंड में ये भी चीज़ हमारे माइंड में शुरू से ही लड़कियों की दी जाती है कि ससुराल में जाना है तो टॉयलेट तो करना है, मिनिमम कम से कम 6 महीने से 1 साल तो आपको ये चीज़ें फेस करनी ही है। तो ये चीज़ भी माइंड में थी कि मैं भी शायद मैं पहली बहू हूँ तो शायद आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें सही हो जाएं, तो ये भी था। लेकिन इतनी तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी, क्योंकि सर मैंने ये देखा है कि अगर सामने वाले के मन में, सास नंद के आगे मन में हो ना हो, लेकिन अगर आपके हस्बैंड के भी मन में ये नहीं है आपके साथ रिश्ता निभाने की, तो आप लाख कोशिश कर लो वो नहीं जुड़ सकता। फाइनली एंड में ये हुआ कि उन्होंने मुझसे बोला कि नीना हम अब कहीं अलग रहेंगे, और ऐसे वो मुझे मेरे घर छोड़ के चले गए। छोड़ने के बाद उन्होंने नंबर मेरा ब्लॉक लिस्ट डाला। उस दिन का दिन है और आज 3.5 साल मुझे कोर्ट में हो गए हैं, मेरी उस इंसान से कभी बात नहीं होती। हाँ, इनफैक्ट कि कोर्ट में भी मेरी, या जब मेरा मीडिएशन था उसमें वो लड़का मेरे इधर साथ बिठाते थे तो बैठना भी मेरे साथ पसंद नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मेरे फैमिली वालों ने दहेज नहीं दिया था और या मेरी उस टाइम की नौकरी नहीं लग पाई थी। तो बिल्कुल दोस्तों, आप जब जो देख रहे हैं कि एक नया ऐसी घटनाएं जो बिल्कुल अपने आप में चौंका देने वाली घटनाएं होती हैं, हो रही हैं कि इस किस लालच में शादी की गई। एक तो पहले दहेज के बाद तो हम लोगों ने बहुत पहले सुना है कि दहेज 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 की बात है, लेकिन दहेज के साथ में एक दहेज ये भी आज के समय में है कि यदि नौकरी लगी है, अगर लड़की की लग रही है तो वो हमारे को कमा के खिलाएगी या पूरे परिवार को भरण पोषण कर पाएगी, ये इस उम्मीद के तहत अब शादियां अगर होने लगी और इस उम्मीद के तहत अगर शादियां करने लगे, तो मुझे लगता है कि जो हम लोग अभी देख रहे थे कि सिर्फ दहेज मांगते थे और इसके बाद उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, अब ये तो कि नौकरी, पहले तो दहेज की लालच जो आप लोगों से की गई, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि ये परिवार संपन्न नहीं है, ये दे नहीं पाएगा। इससे अच्छा जब उन्हें पता चला कि नौकरी ये बिल्कुल इनकी लगी हुई है और ये अब सरकारी जॉब में जाएंगे, अच्छा खासा कमाएंगे, सब कुछ ये देख करके उस लालच से शादी किया अपने लड़के की। लड़के को उस लायक नहीं बनाया कि लड़के को लड़की के लायक बना दे, बल्कि लड़की को एक परिवार के लायक बनाने की कोशिश की गई जबरन। और उस आधार पे लगातार हिंसा का जो आपने बताया एक नया रूप है कि बिना हाथ लगाए हिंसा कर देना, ये अपने आप में बहुत सोची समझी राजनीति के तहत होता है। ये चीज है कि अब इससे ये होता है कि लड़की एक तो डिप्रेस हो जाएगी। एक लड़की को, किसी भी इंसान को, कितना भी मतलब समझदार, सोच समझ वाला, सूझबूझ वाला इंसान हो, अगर आप उसको डेली बेसिस पे उसको एक डर हो जाएगी कब मैं इनको कुछ कोई डांट दे, कब मुझे कोई ये कह देगा,
तो वो डर इतना ज्यादा हो जाता है, और वो डर अगर एक हफ्ते भी अगर किसी बच्चे में, कितने भी मैच्योर इंसान में आ जाए, तो उसके अंदर भी वो मेंटली एबिलिटी जो मानसिक जो उसकी एबिलिटी है वो कमजोर होने लग जाती है। तो वो 3 महीने में वो इतना ज्यादा हो गया कि सुसाइड तक मैं पहुंच गई, और मैं ऐसे हो गई थी कि बस मुझे बोलते रहो और मैं सुनती रहूंगी रोती रहूंगी, और मुझे कहा जाएगा काम करो, फिर मैं काम में नहीं करूंगी। मतलब कुछ समझ में ही नहीं चीजें रही थी। तो इससे क्या हुआ कि आप लड़की को हाथ भी नहीं लगाओगे, कोर्ट में आराम से प्रूफ कर दोगे कि ये डिसेबल है, ये मानसिक रूप से कमजोर है, और कोर्ट भी हमारा ऐसा है कि अगर दोनों में से एक पक्ष अगर डिसेबल होता है तो उसको आराम से आप डिवोर्स दे सकते हो। डिवोर्स में आपको ना मेंटेनेंस देना पड़ेगा ना कुछ, और आप इजीली लड़की से फ्री हो सकते हो। बिल्कुल, ये जो तरीका है अपने आप में बिल्कुल नया है, और मुझे लगता है मीना जी आपकी जो तकलीफ़ें हैं ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है कि कितना बर्दाश्त किया जा सकता है। और आपने जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपने फिर अपना हौसला नहीं खोया, अपने आप को काबू में रखा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों कि ये जो लड़की को यानी कि पागल किस तरह घोषित करना है, किस तरह उसको मेंटली डिस्टर्ब कर देना है कि वो अपने आप पागल हो जाए, किस तरह उसको इस तरह के आघात पहुंचाना है, इस तरह के शब्दों को बोलना है, या उससे किस तरह दूरियां बनाना है कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए। ये जो केसेस हो रहे हैं ये मुझे लगता है सिर्फ एक मीना ही नहीं होगी, हजारों ऐसी मीना होगी जो इस तरह की प्रताड़ना को सह रही होगी। ये सर उसके बाद जब हम कोर्ट में जाते हैं, मैं देखती हूँ कहानी बिल्कुल सेम होती है, बिल्कुल सेम, बस थोड़ा चेंजेस होता है, टॉर्चर में थोड़ा चेंजेस होता है, कहानी बिल्कुल सेम होती है, इसी चीजें होती हैं। आज 3.5 साल हो गए कोर्ट में जाते हुए, हर एक दूसरी लड़की को देखो, यही मतलब मुश्किल से मैंने अपने 3.5 साल के कोर्ट जाते देखा किसी लड़की को 6 महीने भी मतलब नहीं टिकी कोई लड़की। अच्छा, कभी क्या आपने पुलिस का इसमें मदद ली है? सर 3.5 साल जब मैं रही थी वहाँ, तो कश्मकश ये थी कि मैं अपने पेरेंट्स को बताऊं तो मैं ही घर में सबसे बड़ी हूँ, और मेरे पेरेंट्स इतने इनोसेंट है, वो कैसे, क्योंकि हमने वो चीज पुलिस कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ा कभी देखा ही नहीं। जिंदगी ट्यूशन पढ़ाना है, पेपर देना है, पढ़ना है, इसी में ही बीत गई, कभी लड़ाई झगड़े देखे ही नहीं। तो वो समझ में ही नहीं आया कि मैं करूँ क्या। उसमें 2 चीजें कश्मकश होती थी कि अगर मैं अपनी मम्मी पापा को बताऊँ तो वो तो टॉलरेट ही नहीं कर पाएंगे। मतलब एक होते हैं पेरेंट्स, मतलब पावरफुल से, जब वो कहते हैं ना पीठ जो पावर, बैकबोन जो आपकी सीधे से मजबूत होता है, थोड़ा तो हौसला होता है। वो चीज होती है जब मुझे लगता है कि फैमिली इतनी है और यहाँ भी है, अगर छूट जाएंगे तो जो माँ बापों ने जो अपने 30 साल में जो जमा पूंजी थी जो लगा दी है, तो वो भी चीजें, तो एक तो वो कश्मकश आपके माइंड में रहती है। उसके बाद अगर पुलिस केस अगर हो जाता है तो समझ लो जो एक आशा होती है कि चलो आज नहीं कल घर बच जाएगा, तो वो आशा भी आपकी खत्म हो जाती है। तो जब वो मुझे छोड़ गए, फिर थोड़े दिन बाद मैंने कोशिश की उस इंसान से मतलब बात करने से, मेरी शादी हुई थी, लेकिन उसने मुझे छोड़ने के 3 दिन के बाद मुझे ब्लॉक कर दिया। उस 3 दिन के अंदर उन्होंने सोचा कि जो मेरा सामान था वो मेरे ही घर मुझे पहुंचा दिया जाए, और उन्होंने मुझे फोन पे भी टॉर्चर करना शुरू कर दिया, गाली गलौज को इस चीज से करके। फिर थोड़ा दिन देखा कि कोई, हम उनकी रिश्तेदारी में भी गए, तब भी बात नहीं बनी। उसके बाद हमने CW सेल में गए। एक तो लड़की के लिए सबसे ज्यादा परेशानी बात, जितना वो उधर ससुराल में नहीं झेल, सबसे ज्यादा वो कोर्ट कचहरी में झेलना उसको पड़ जाता है कि आपको ये स्टोरी 3.5 महीने की है, 6 महीने की है, 6 साल की है, आपको ये इतनी जगह बतानी पड़ जाती है कि अगर आपकी एक लाइन मिस हो गई तो आपका केस दूसरा हो जाएगा, आपकी एक लाइन दूसरी हो गई तो केस दूसरा हो जाएगा। CW सेल में गए, क्या हुआ आपके साथ, वहाँ शुरू से एंड तक बताओ, फिर काउंसलिंग होगी, फिर वो चीजें दोबारा से बताओ, फिर वो दोबारा से, फिर वो आपको आगे भेज देंगे आपकी फाइल को आगे। तो जैसे CW सेल से फिर मुझे एक जो आगे NGO था उसी पुलिस लाइन में, वहाँ मुझे भेजा गया, फिर वही रिपीटेशन शुरू हो गया। उसके बाद 498 कोर्ट में भेज दिया, क्या हुआ था, फिर वही चीज मुझे दोबारा बताने लगी। फिर एक जगह काउंसलिंग के लिए फिर भेजा कोर्ट के अंदर ही, फिर मुझे वो मतलब ये अब घर पे कोई आया, क्या हुआ, मतलब ये चीजें ऐसी घट गई थी दिन के हिसाब से नहीं, सेकंड के हिसाब से, कि मेरे साथ कब सेकंड पे क्या चीजें हुई थी। मतलब इतना आप इसी चीज को बता बता के ना आप उससे ज्यादा टॉर्चर तब हो जाते हो। हाँ, मुझे लगता है कि ये व्यवस्था जो है हमारी, हम किसी व्यक्ति पे आरोप तो नहीं लगा सकते, किसी विभाग पे आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि जो व्यवस्था है हमारी वो कैसे और बेहतर हो, ताकि इस तरह की जो प्रताड़ना है वो बार बार ना झेलना पड़े। इसलिए जो व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि ये जो कहानियां हैं जो आप सुन रहे हैं, और ये प्रत्यक्ष कहानियां हैं और स्वयं के ऊपर घटी हुई कहानियां हैं, इससे हमें लगता है कि व्यवस्थापक जो हैं, जो व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसको कैसे नॉर्मल करेंगे, कैसे सरल बनाएंगे,
ताकि एक पीड़ित को न्याय मिले और समय से न्याय मिले। जी बिल्कुल। क्योंकि समय जब तक आपका जैसे जैसे गुजरता चला जाएगा वैसे वैसे आपका समय गुजरेगा तो आप बिना हाथ पांव के होते चले जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की, जब आप की कहानी से ही दिख रहा है कि लड़की सिर्फ अपने घर के लिए नहीं सोचती, अपने मायके के लिए ही नहीं सोचती, समाज में उसे जीने के लिए भी सोचती है कि मैं कैसे जीऊंगी, कैसे सर उठा के सामने चलूंगी, लोगों की कितनी सुना जाएगा और लोग कितना सुनाते हैं। तो बहुत सारी कहानियां जो इसके प्रश्नात्मक चिन्ह जो निकल रहे हैं आपकी कहानी से सर। और सबसे मैंने देखा है कि बहुत सारी लेडीज ना इस चीज को इसलिए भी बर्दाश्त करती हैं कि अगर वो मायके चली भी गई, अगर मान लो उनके पेरेंट्स ले गए कि इतना टॉर्चर से अच्छा है कि मैं अपनी लड़की को खुद कमा के खिला लूंगा, लेकिन उस बीच में आपके जो नेबर होते हैं, जो आपके जानने वाले होते हैं, पहचानने वाले होते हैं, वो ही आपको इतना टॉर्चर कर देंगे कि वो आपको सोचने को मजबूर कर देंगे कि इससे अच्छा था कि मैं उसकी वहीं पिटाई खा लेती हूँ। मतलब इतना वो भी आपको टॉर्चर कर देंगे कि मायके में रह रहे हो, ये है वो है, मतलब वो चीजें। और जब आप कोई भी इंसान आपसे सामने से कोई बात नहीं कर पाएगा, आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा, तो वो सीधा आपका जो वीक पॉइंट है उसी पे ही वो उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो उसमें आप ऐसा फील होगा कि मतलब उस टाइम ये समझ में आएगा कि क्यों लड़कियां भी ससुराल के अंदर फिरती हैं। वो चीज कंडीशन है कि इससे अच्छा तक मैं उसकी लात से वो खा लेती तो ज्यादा बेटर। हाँ, तो बाहर की सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिवार के अंदर की जो प्रताड़ना है, वो प्रताड़ना तो इनका कहना है कि वो प्रताड़ना कहीं ना कहीं हमें अच्छी लग जाती है, इसलिए चूंकि बाहर के लोग साथ देने को तैयार नहीं होते, परिवार के लोग पूरी तरह साथ देने को नहीं तैयार होते, जो हमारे रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं, वो पूरी तरह साथ देने को नहीं तैयार होते। इस परिस्थिति में मजबूरन लड़की को कहीं ना कहीं परिस्थितियों से हाथ मिलाना पड़ता है या परिस्थितियों से जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और मार तो क्या है, इसी कारण से लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं या जलाई जा रही हैं। जब सब अति हो जाती है तो फिर अति का सर कुछ तो रिजल्ट निकल नहीं है। जब अति बाहर हो जाते हैं तो फिर वो लड़की या तो सुसाइड कर लेती है या ये सब चीजें। तो आपने चूंकि आपकी जो पूरी कहानी है इसको ध्यान पे रखते हुए अगर हम अगले कदम पे अगर देखते हैं, तो आपने अपनी इस पूरी जीवनी से सीखते हुए आप अगर अन्य लड़कियों को या अन्य बेटियों को यदि सुझाव देना चाहेंगी तो आप क्या कहना चाहेंगी? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि अक्सर हम जो डिसीजन लेते हैं तो कई बार ना डिसीजन सही टाइम पे लिए जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। हम ब्रेव होती हैं, जैसे आज शायद मैं उस टाइम सही डिसीजन ये लेती कि अब मेरे वहाँ मुझे वो छोड़ के चला गया, उससे क्या हुआ कि वो इजीली फ्री हो गया। और होना ये चाहिए था, जो हिम्मत मुझे वहाँ से आके मैंने कोर्ट में धक्के खा के जो मैंने अपने अंदर बटोरी है, वो शायद मुझे हिम्मत वहाँ मुझे दिखानी चाहिए थी। अब इससे क्या होता है कि लड़की ने यहाँ छोड़ दिया या आप छोड़ के आ गए उसको, अब वो तो फ्री हो गए, वो टोटल फ्री हो। कोर्ट में क्या है, एक साल में 2 तारीख आपकी पड़ रही है, तो उसमें आप क्या कर लोगे? वो तो आपने तो उनको एक होता है ना, दूध में से मक्खी निकाल ली और फेंक दी, तो आप तो उनका ना आज कुछ कर सकते हो ना उनका कोर्ट कुछ कर सकते हो। आप 7-8 साल 10 साल केस चलेगा, 3.5 साल अब हो गए, 4 साल अब हो जाएंगे, ऐसे ये 10 साल हो जाएंगे, वो इतना कुछ करके भी फ्री हो गए। तो मतलब कहने मतलब ये है कि आपको जो हौसला जो है, जो संघर्ष जो है, जो आप मोटिवेट हो, मतलब जो भी सब चीजें हैं आपको वहीं पे वो दिखानी चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर मुझे वो छोड़ गया और मैं घर में रह ही गई, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि जिसके साथ मुझे रहना, जब उसने ही चीजें छोड़ दी, मैं वहाँ जबरदस्ती जाके मैं क्या रहूंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए था, वहाँ जाना चाहिए था, उस चीज को फेस करना चाहिए था। अब मैंने वहाँ से आके उन लोगों को सही साबित कर दिया जो कि गलत थे। अगर गलत चीज का हम विरोध नहीं करते हैं तो हम गलत को सही साबित कर देते हैं। तो वो चीज है कि अगर आप इन लॉज के यहाँ रहो, ये मतलब नहीं है कि वो अच्छे खासे तो आप उनसे बदतमीजी करो, नहीं, ये मतलब नहीं है। अगर वो ठीक है तो आप ठीक से रहो। अगर लगता है कि भाई चीजें आउट ऑफ कंट्रोल है तो आपको उसका सामना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोगों का सामना करने से अच्छा है कि आप उन 5 से 10 लोगों का सामना करें। हाँ, उनको जो टेढ़े उनको कैसे सीधा करना है या उनसे कैसे निपटना है, कैसे लड़ना है, वो रास्ते तय करना मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है। आपका ये सुझाव है। अच्छा साथी, आपका चूंकि हमने सुना है, आपके मुंह से ही सुना है कि मेरा गोल था पुलिस ऑफिसर बनना, तो वो सपना आपका कहाँ तक पहुँचा और कहाँ तक उसको ले जाना चाहिए? उसमें ये होता है कि 30 साल के बाद ओवर एज हो जाती है, तो जब मेरी शादी हुई थी वो लास्ट मेरा चांस था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें रिश्ता मेरा पक्का हो गया और वो मैं उसमें डिस्क्वालीफाई हो गई, लेकिन उसका मेरी एज ओवर हो गई। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले मैंने कुछ सर्च कर रही थी तो मुझे पता चला कि अगर आपका डिवोर्स हो जाता है तो आपको उस चीज में एज एलिजिबिलिटी जो है वो आगे बढ़ जाती है, आप उसको टाइम मिल जाता है।
तो वो मेरा जो चाइल्डहुड ड्रीम था कि मुझे वर्दी वाली जॉब चाहिए और मुझे एक दबदबा सा चाहिए, एक फीमेल को सपोर्ट करने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए, तो वो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी है। अब जैसे लॉकडाउन फिनिश होगा तो मेरा उससे डिवोर्स होगा तो मैं उस चीज़ में आगे बढ़ूँगी। मतलब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है और फॉर्म फिलिंग का सिस्टम तो तब शुरू। बिल्कुल। अच्छा साथी, कुछ चीज़ें और भी हैं, चूंकि आप सक्षम लाइफ से लगातार जुड़ी हैं जब से हम लोगों ने चालू किया है। एक एक प्रोग्राम को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखती हैं और इसी का परिणाम रहा कि पिछला जो हम लोगों ने एक इनाम की छोटा सा घोषणा की थी तो आपका सेकंड पुरस्कार लकी ड्रा के माध्यम से यहाँ से निकला था। तो ये भी अपने आप में है कि आप कितना सीखती हैं और आपको जो लगातार इस तरह के कार्यक्रम को देखती हैं और देखने के बाद को ऐसा लगा है कि वरना साहस तो मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियों को देखा है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ सहने के बावजूद भी वो खुल के अपनी बातों को रखने में डर रही हैं और आपने इतना साहस जुटाया है, ये बहुत तारीफ की बात है आप हमारे लिए। इसलिए सर थैंक यू सर। ये होता है कि ज़िंदगी ना, कभी हम कहते हैं कि उसके बिना हम रह नहीं पाएंगे, ये नहीं रह पाएंगे, वो नहीं रह पाएंगे, लेकिन ज़िंदगी हर किसी के साथ, हर किसी के बिना आपको रहना सिखा देती है। और कहा जाता है ना कि जो भी चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है, लेकिन आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो शायद उसने मुझे अच्छा ही किया जो मुझे मेरे घर छोड़ दिया। बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा है कि अगर मैं वहाँ रही होती तो मेरी काम वाली बाई से भी बदतर मेरी हालत हुई होती और मैं खुद अपने आप को नहीं जान पाती कि मैं क्या थी और मैं क्या हो गई। तो आज उसने अच्छा ही किया और मैं उसको थैंक यू ही बोलूँगी कि अच्छा है कि जो मुझे छोड़ गए थे, जिससे कि मैं अपने गोल से पे दोबारा से आ पाई हूँ और मैं इस लायक अपने आप को बनाने की पूरी कोशिश में हूँ कि मैं और लड़कियों को और इंस्पिरेशन दे सकूँ कि ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती। मतलब हालात ऐसे आ जाते हैं कि ज़िंदगी का आपको खुद को ख़त्म करने की नौबत आ जाती है। क्योंकि जब मैं घर में भी आ गई थी तो मुझे अकेला नहीं छोड़ा जाता था, अकेला नहीं छोड़ा जाता था कि कहीं मैं क्योंकि 3 महीने की शादी और आप सडनली मायके आ जाओ। तो मैं ट्यूशन बच्चों को पढ़ाती थी तो सर मुझे मेरे एरिया में मीना दीदी के नाम से सब जानते हैं, मतलब एन ब्लॉक का पूरा एरिया जानता है कि मीना दीदी है। तो जहाँ से मैं निकलूँ, अरे दीदी आपकी तो शादी हुई थी, नहीं दीदी के ना जीजा जी ने छोड़ दिया उनको। तो मतलब नहीं, बच्चों की जुबान से ये चीजें सुनने को मिल रही है। अब जैसे अब बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, लाली तुम्हारी तो शादी हुई थी। अब एकदम से आके मैं फिर वही एक लड़की की 3 महीने में एक बार मैं घर आई तो आप पूरे साल श्रृंगार में आते हो, साढ़े 3 मतलब आपको बिल्कुल ही सब सिंपल देखते हैं, तो उनके भी क्वेश्चन चीजें शुरू हो जाते हैं। तो वो भी एक हॉरिबल चीज हो जाती है कि आप नीचे देख नहीं सकते। नीचे जब मैं उस बीच में मेरी मम्मी की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो उस बीच में जब मैं नीचे उतरती थी तो मैं देखती थी गली में कोई खड़ा तो नहीं हुआ है, पूरा देख के फिर मैं उसको निकलती थी। लेकिन जब CWSL में जाना आना शुरू हुआ, फिर अब तो उस चीज की आदत सी हो गई है। अब मुझे लगता है कि ये मैंने एक चीज और सा सीखी है जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि जिंदगी में ना आप अपनी हर गलती को सुधार सकते हो। अगर आप एक IAS के IPS के एग्जाम में फेल हो गए, आप उसको दोबारा पास करते हो। आप करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है वो भी हार गए, वो भी आप दोबारा पा सकते हो। लेकिन एक शादी लड़की को जब छोड़ देते हैं ना, उसके एक ऐसी स्टैम्प से उसको लग जाती है कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा उसने क्राइम उसने कर दिया है कि छोड़ दिया उसको, उसके पति ने उसको छोड़ दिया। और ये सब चीजें ना लड़के के साथ नहीं होती है सर। एक ये भी मैंने एक चीज देखी है कि मैंने जैसे आपको बताया कि हमको कोर्ट में जाते हैं, हम इतनी सारी चीजें बताते हैं, लेकिन लड़के को कभी एक चीज नहीं बोलनी पड़ती कि मैंने लड़की को ऐसे टॉर्चर किया था, उसको कभी नहीं बोला था। हमें बचपन से लड़की को सिखाते हैं कि आप ऐसे रहो वैसे रहो, आपको ससुराल में जाना है चीजें बर्दाश्त करनी सीखो, आपको ऐसे जाना है, आपको ये करना सीखो। लेकिन लड़के को कोई ये नहीं सकता कि आप शादी जब करो जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आप दोनों का कोऑर्डिनेशन बिठा सको, अपने फैमिली का भी और लड़की का भी। उसको ये सब नहीं सिखाते हैं। उसकी वजह से चीजें, आधी चीजें तो उसकी वजह से डिस्ट्रॉय, मतलब आधी क्या ऑल ऑफ चीजें सारी उसकी वजह से डिस्ट्रॉय होती है। हम अक्सर कहते हैं कि घर बिगाड़ने में मेरी सास ने साथ दिया, नंद ने वो किया, वो चीजें हुई, उनका साथ होता है। लेकिन जब आपका लाइफ पार्टनर उनको बोलता है, अगर आपके हस्बैंड ने बोल दिया कि इसको ये नहीं बोलना, तो कोई की हिम्मत नहीं है कि जो आपको कुछ बोल सके। तो लड़के भी जब शादी करें, मैं तो उनको भी एक सुझाव दूंगी, आप तब भी शादी करें कि जब आप मेंटली स्ट्रांग हो जाओ कि जो वो पीछे आपके साथ आ रही है, जिसको आप लेके आ रहे हो अपनी अर्धांगिनी बना के, जीवन साथी बना के, कि आप उनके साथ निभा सको। जब आप लगे कि मैं अभी इतना एबल नहीं हूँ कि अपने पेरेंट्स को और उसको मैं कोऑर्डिनेशन बिठा सकूँ, उनका तालमेल बिठा सकूँ, माँ बाप को रिस्पेक्ट उनकी जगह से उनको दे सकूँ, और वाइफ जो मेरे साथ आ रही है उसको उसकी रिस्पेक्ट और प्यार दे सकूँ। जब आप इतने एबल नहीं हो दोनों को बिठाने में, तो आप शादी उस टाइम पे ना करो।
बिल्कुल ये बिल्कुल चीज़ मीना जी, ये भी है कि लड़की जब पैदा होती है जन्म से, और लड़का जब छोटा होता है, जब हम लोग घर में ही देखते हैं तो खासकर लड़कों को खेलने के लिए सामान जो खिलौने दिए जाते हैं वो बंदूक वो भी है, कॉमन पुलिस से का है, वो इस तरह की चीजें दी जाती हैं। और जब लड़कियों को खेलने के लिए दिया तो ही गुड्डी है, ये घर है, तो वहां से ही पता चल जाता है कि भेदभाव कितना है और हम कितना जो है लड़कियों को क्या समझ रहे हैं और लड़कों को क्या समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे बड़ा उदाहरण हम देख रहे हैं तो लोग कहते हैं कि हमारा पिता आसमान पिता है, धरती माँ है। हाँ तो जब हम अपने आप को नीचे ही देखते हैं और उसको पुरुष प्रधानता की जब बात करते हैं तो स्पष्ट नजर आता है कि धरती और आसमान का अंतर जहाँ हम महिला और पुरुष में दिखाते हैं। और वो इतिहास हमारा, बल्कि हमारे बहुत सारे चीजें हैं जो गवाह हैं इस बात को बोलने के लिए कि किस तरह बोल रहे हैं, जबकि इसके पहले नहीं था। अगर हम सदियों पहले अगर हम अपनी बात को देखें तो समानता थी। अगर समानता ना होती तो मुझे लगता है कि अगर राम युग में सीता फिर घूंघट में क्यों नहीं बैठी थी, जी सर बिल्कुल। वो क्यों खुले पर्दे में बैठी थी, या राज्यसभा में खुल के क्यों बैठ रही थी। उनके तो बाकी लोग भी थे, उनकी सास थी वो नीचे बैठी हैं, उनके बाकी गुरु हैं वो नीचे बैठे, लेकिन वो क्यों वहां पर बैठे। तो पहले ऐसा नहीं था। ये बीच का जो चक्र आया, मुझे लगता है उसमें पूरी तरह एक तरह से लड़कियों को या महिलाओं को अपने काबू में पुरुषत्व जो पितृ सत्ता पूरी तरह हावी हुई और वो उसका असर रहा है कि लड़कियां हाथ भी दबाई जा रही हैं। जी सर ये भी चीजें हैं। तो चूंकि हम तो ये भी जा रहे थे कि आपका जो अपना ये जो पूरी जीवनी है, क्या आप चाहेंगे कि कभी इसको कभी एक रूप दिया जाए, कभी इसको लिखें या इसका एक किताब बनाएं, या फिर इसको दुनिया को बताने के लिए, एक सीख के लिए कि क्या आप ऐसा कुछ करना चाहेंगी, भविष्य में कुछ लिखना चाहेंगी अपने बारे में, ऐसा कुछ? जी सर, मैं एक्चुअली जो भी मेरी जीवनी रही है, जो भी स्ट्रगल पीरियड रहा है और लाइफ में कितनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद मैंने अपने आप को दोबारा उठाया है, तो वो सब चीज़ें मैं जरूर सर लिखना चाहूँगी अपने इस चीज़ों को बुक के माध्यम से। तो थैंक यू, आप बुक लिखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और सक्षम में चूंकि मातृश्विधा के साथी हैं हमारे सुरेंद्र सिंह जी, वो लगातार कमेंट्स भी कर रहे हैं। शायद उनको आवाज़ नहीं जा रही, हो सकता है नेटवर्क की वजह से वहाँ तक आवाज़ ना जा रही हो, उसके लिए क्षमा, आप थोड़ा सा ध्यान दें। हो सकता है कि आप घर से बाहर आएंगे आपको नेटवर्क मिलेगा। साथ ही जो है बहुत सारे साथियों ने कमेंट्स किया है, लिखा है, उनके सुझाव का हम जवाब देंगे धीरे धीरे करके। और चूँकि इसी के साथ ही हमारा अगला कार्यक्रम भी है और हमारे साथी बैठे हैं और वो वेट कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में आए हैं और फिर हम आने वाले समय में आपको ज़रूर बुलाएंगे। थैंक यू मीना जी, थैंक यू। तो जैसा कि साथियों अभी देख रहे थे, सुन रहे थे आप, मीना जी के स्टोरी जो थी, जो जीवन की स्टोरी है, मेरी कहानी मेरी दास्तां। और मेरी कहानी मेरी दास्तां एक ऐसी कहानियां हैं, एक ऐसी स्टोरी है जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, अपने जीवन में उसको कैसे अनुसरण करेंगे वो बहुत ज़रूरी है। और साथ ही इसके साथ साथ हम जो अपने पूरे इतिहास को अगर देखेंगे कि महिलाओं को किस तरह प्रताड़ित किया गया है, तो इस तरह के नए आयाम देखने को मिल रहे हैं, नई चीज़ें सुनने को मिल रही है, नई चीज़ें हमें जानने को मिल रही है। साथ ही हमें नया कुछ अनुभव मिल रहा है कि वो अनुभव क्या है और किस तरह नए नए रूप से लड़कियों को सताया जा रहा है। ठीक, कोई बात है, दहेज नहीं दे पाया तो नौकरी की ही लालच सही। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें समझना होगा। और बेटियों को तो बचाने के लिए मुझे लगता है अभी हमें बहुत कुछ करना होगा। जितने भी प्रयास चल रहे हैं वो प्रयास बहुत कम है, इनको और आगे लेके आना होगा। साथ ही इस तरह की जो मीना जैसी स्टोरी है, बहुत ऐसी मीना है हमारी जो इस तरह की प्रताड़ना सह रही हैं, इस तरह की समस्याओं को झेल रही हैं। मैं आप सभी बहन बेटियों से निवेदन करता हूं कि अगर आपकी कोई ऐसी स्टोरी है और अगर आप उसमें अगर साथ आना चाहते हो, अपनी स्टोरी को रखना चाहते हो, तो सक्षम की जो मेल आईडी है saksham.del1, सक्षम SAKSHAM saksham.del1@gmail.com, आप इसमें लिखिए। हम आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 200 से 300 लोगों ने हमें लगातार मेल पे लिखा है और उसके बारे में हमें बताया है कि क्या क्या आप महसूस कर रहे हैं। अपने बहुत से सुझाव हमें दिए हैं, हम उन सभी साथियों के सुझाव को लिए हैं, तभी आज हम लोग घोषणा किए हैं कि आज से जो भी यहाँ पार्टिसिपेट करेगा उनको ई सर्टिफिकेट हम लोग यहाँ से देंगे, एक सहभागिता सर्टिफिकेट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करवा पाएंगे। साथ ही जो सरकारी विभाग हैं उनके भी हम लोग, उनकी जो राय आ रही है लगातार
चाहे वो DCPCR हो, चाहे वो NCPCR हो, चाहे CWC हो या DCPO हो या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो, यहाँ के जो भी साथी हमारे साथ में जुड़े हैं उनका जितने भी लोगों का सुझाव आ रहा है और उनकी जो चीज़ें आ रही हैं वो हम लोग बीच में रखेंगे। कुछ सुझाव ये आए हैं कि अगर आपको लड़कियों किसी भी लड़की के साथ में अगर कहीं पे भी अगर इस तरह की घटना हो रही है, कहीं पे भी अगर इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ में घटना घटित हो जा रही है, तो आप जो है 181 पे ज़रूर कॉल करें, उसकी शिकायत दर्ज करें। साथ ही एक और भी बड़ी बात आपको बता दें, हम लोग कॉल कर देते हैं, 100 नंबर पे कॉल कर देते हैं, 181 पे कॉल कर देते हैं, लेकिन हम शिकायत का जो DD नंबर है वो उनसे नहीं मांगते। आप चाहे 181 पे कॉल करें, चाहे चाइल्ड हेल्पलाइन पे कॉल करें, चाहे फिर आप जो है 100 नंबर में कॉल करें। कॉल करने के साथ उनको तुरंत बताएं कि हमने जो कॉल किया है इसका DD नंबर हमें बताएं और आप उसको तुरंत नोट करें। दूसरा, आप उस कॉल को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका प्रूफ होगा। कल आप थाने जाओगे, इसके बाद कहेंगे DD नंबर क्या है, या आपको अगर हो सकता है कि आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप अपनी बातों को कैसे रख सकते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है कि हम 181 पे कॉल करें, या फिर हम जो है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, या फिर हम जो है 100 नंबर में कॉल करें। किसी भी हेल्पलाइन नंबर में कॉल करते हैं तो उसका DD नंबर जरूर नोट करें। हम अपनी मुसीबतों को सहेंगे नहीं, और सहेंगे नहीं कहने का मतलब हम बोलेंगे, लोगों को बताएंगे। यहीं से लड़ाई शुरू होती है कि हम कैसे अपनी चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। हमारे मित्र हैं और काफ़ी बहुत पुराना अनुभव है हमारे मित्र का। हमारे बीच में जो साथी हैं राम प्रभाव यादव जी हैं, वो यूपी से हैं और यूपी से नोएडा में काम कर रहे हैं ये। और काम करने के साथ साथ इनकी जो शैली है, इनके जो जीवन की जो कहानी है, वो अपने आप में एक बहुत विचित्र कहानी है, क्योंकि गांव से बिलोंग कर रहे हैं और वहां से अपनी कला को यहाँ तक लेके आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपने जो संघर्ष किया होगा, जो सहा होगा, जो जाना होगा। साथ ही आपको बता दें कि इनके पिताजी श्री गोविंद यादव जी हैं। गोविंद यादव जी जो है वो भी किसान रहे हैं और वो भी गायन में उनका भी विशेष योगदान रहा है। और एक तरह से उनके जो प्रारंभिक गुरु हैं वो पिताजी ही रहे हैं, बड़े भाई रहे हैं। हाँ, तो और ये सिकंदरपुर जिला बलिया से है, उत्तर प्रदेश से। और आपका बहुत बहुत आज कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे बीच में भागीरथ जी हैं। भागीरथ जी चूंकि इस कार्यक्रम को पूरा देख रहे हैं और खासकर जो है जो इनकी जो लुप्त होती जो प्रथाएं हैं उनको किस तरह पुनः जीवन देना है, उनको खोजना, उनको यहाँ मंच तक लाना, उस तरह के सभी कामों को देख रहे हैं भागीरथ जी। तो आपका भी स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप जो है जो आज ये रस हम लोगों के बीच में रखने जा रहे हैं, और सभी दर्शकों से स्वागत है कि अनुरोध है कि आप पूरे इस कार्यक्रम को देखें और इनके लिखे हुए जो गाने हैं, जो चीजें जो लुप्त होती चली जा रही हैं, उनको किस तरह ये पुनर्जीवन दे रहे हैं, उनको जरूर सुने। तो भागीरथ जी आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा इनके बारे में विस्तार से रखें और जो बिरहा रखने वाले हैं वो क्या है, बिरहा कैसे उसको लाया गया और कब से आया, उसके बारे में बताएं। इसके बाद जो है हम लोग आगे आप सभी दर्शकों को, सक्षम लाइव दर्शकों को भागीरथ सिन्हा का नमस्कार। आज हमारे बीच में राम प्रभाव जी उपस्थित है। सक्षम लाइव परिवार की तरफ से आपका स्वागत है। राम प्रभाव यादव जी का बचपन और कहे तो विवाह के प्रति इनका एक खानदानिक जानकारी रहा है, इनको विरासत से मिला हुआ है, ये कला इनको विरासत से मिला हुआ है। बात हम विवाह की करें, आज के मौसम सावन है। विवाह का इतिहास अगर हम बात करें तो सतयुग, द्वापर, त्रेता के युग, चारों युग में विवाह का इतिहास अपने आप में अनुकंपित रहा है, अशून्य रहा है और विस्मयपूर्ण रहा है। विवाह एक विरह की वेदना की कला है। इस विधा के तहत नायिका अपने नायक को याद करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए, उन्हें रिझाने के लिए अपने आप में कई वर्षों में गीत को पिरोती है, संजोती है और उसे समूहबद्ध और एकल तरीके से भी गाती है।
हम विस्तार से चर्चा विवाह के इतिहास पर करेंगे। विवाह का इतिहास हमारे भारत देश में लगभग 150 वर्ष पुरानी है। आदि गुरु बिहारी जी की देन है। हमारे देश में विवाह का प्रचलन, विवाह का प्रकाश पूरे भारत में छाया हुआ है। आज भारत के तमाम राज्यों में हर भाषा, हर बोली में विवाह आपके सुनने के लिए मिलेगा। मुझे लगता है भागीरथ जी विरह तो सुनने के लिए नहीं मिलता, लेकिन विरह जरूर सुनने के लिए मिल जाता है। बिल्कुल। और अगर हम उस दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि हर कला को कहीं ना कहीं लोगों ने अपने दिल पे लिया है जी। आपका हर जगह का इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, आप संगीत विद्यालय मिल जाएंगे, भारतीय नृत्य मिल जाएगा, आपको जो है विदेशी जो गाने हैं उनके इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे ऐसे जो इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जहाँ पर जो है सिर्फ कथक डांस है ये भी मिल जाएंगे। लेकिन जो लुप्त होती प्रथाएं हैं, जैसे विरह जैसी जो प्रथा है, आदिवासियों का जो कल्चर है, कबीरपंथी है, इनका कोई इंस्टीट्यूट नहीं देखने को मिलता। और ये ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीज को अपनी ही क्वालिटी, अपनी ही कला के माध्यम से जिंदा किए हुए हैं, अन्यथा ये बहुत पहले खत्म हो गई होती। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि विरह होता इस धरती में बचा होता, क्योंकि आज का जो डिस्को वाला एक जो गाने हैं, यानी कि बिना सुर ताल और डीजे और थिरकने वाले जो गाने हैं, उनके आगे जो सुनने वाले जो चीजें हैं वो कहाँ खत्म हो गए। जबकि एक विज्ञान रहा है, एक वैज्ञानिक प्रमाण रहा है कि विरह अपने आप में विरह ही है कि किस तरह किसी भी प्रकार की दास्तां हो, किसी प्रकार का अपने दिल की परिस्थितियां हो, अपनी दिल की आवाजों को गाने के माध्यम से, विरह के माध्यम से लोगों तक पहुंचा देना और लोगों को एक साथ जोड़ देना, ये विरह की बहुत बड़ी क्वालिटी रही है। देखिए संतराम जी, तभी तो कहते हैं कि विरह जो है विरह का दर्द दवा है। विरह जो है विरह दर्द दिल की दवा है, इसलिए तो विरह बना है। अब हम राम प्रवेश जी से भी हम इस पर बातचीत करेंगे कि राम प्रभाव जी विवाह को किस तरह से जीते हैं, किस तरह से इन्होंने इनका शिक्षा ग्रहण किए हैं और क्या अनुभव रहा है विवाह के प्रति। सबसे पहले तो राम प्रभाव जी, हम जानना चाहेंगे कि आप विवाह के किस खानदान से अपने आप को जोड़ते हैं, आप किस खानदान से बिलोंग करते हैं? सर, विवाह बिहारी गुरु बनारस की धरती से विवाह होता और हमारे समाज में जितने भी बड़े छोटे कलाकार थे उन लोग से सीख मिली। समाज में हम लोग भी गए, हम लोग भी सीखे, इसलिए गुरु बिहारी एक ही है। बिल्कुल। लेकिन खानदान घर अलग अलग है। गुरु एक ही है, हम अलग अलग हैं। अच्छा, आप किस किस गुरु से शिक्षा ग्रहण किया? जैसे कि कहा कि आपके बड़े भैया सबसे पहला गुरु रहे आपके, और इस संघर्ष के दौर में, विवाह के संघर्ष के दौर में, सीखन के दौर में कला को सीखने के लिए आपने किस किस गुरुओं के मंच को शेयर किया है? देखिए, सीखने के दौर में हमारे भाई चंद्रभान यादव भीमपुरा बाजार में लिया, उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया विरहा गाने के लिए, सीखने के लिए। मैं छोटा था, थोड़ा पहलवान टाइप का था, सुनते थे कि सो पहलवानी करेगा, विरहा गाएगा, क्या करेगा। वो कभी मंच पर हमको गाते हुए देख लिए। अच्छा। गाते हुए देख लिए तो उसी दिन से उन्होंने वो ढोलक हारमोनियम हमको सौंप दिए, अब तुम गाओ। हाँ। लोगों को प्यार दुलार मिला, सम्मान मिला, इस समाज में उजागर हुआ। कुछ दिन के बाद चलते चलते घर परिवार वाले भी खुश थे। अब खुश इसलिए थे कि बिरहा भी गाता था और जेटी ग्रुप में नौकरी भी करता था। सावन की इस सुनहले मौसम में एक कजरी हो जाए। हाँ, कजरी हो जाए सावन के सुनहले मौसम में। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, चाहे जो भी लोग सुन रहे हैं, सबको मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बहुत सुंदर पावन बेला इस सावन की पहली सप्ताह है। भगवान भोले की नगरी काशी बाबा धाम, एक भक्ति सागर से हम चलते हैं और आप लोग को ले चलते हैं। जरूर 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 जरूर। सृष्टि के करता भरता
हरता अविनाशी हो भोले दनिया। सृष्टि के करता भरता हरता अविनाशी हो भोले दनिया। दर्शन दे द सुख राशि हो भोले दनिया। दर्शन दे द सुख राशि हो भोले दनिया। जिला जिला से शहर से नगर नगर से सावन के महीने में बैजनाथ धाम काशी लोग जल चढ़ाने के लिए आते हैं। वो बाबा से फरियाद है, कहना है कि 108 लिंग जगवा में पुजाला। 108 लिंग जगवा में पुजाला। सावन में कंवरिया बन के बम लोग जाला। सावन में कंवरिया बन के बम लोग जाला। केहू तारकेश्वर केहू बाबा धाम काशी हो भोले दनिया। दर्शन दे द सुख राशि हो भोले दनिया। दर्शन दे द सुख राशि हो भोले दनिया। सोहेला शिखर पर जिक्र दुई जी के चान हो। सोहेला शिखर पर जिक्र दुई जी के चान हो। करे दर्शनमा उपावे आसमान हो। जाटा में बहे जकरा जाटा में बहे जकरा गंगा के लहरिया हो भोले दनिया। दर्शन दे द सुख राशि हो भोले दनिया। ये स्वामी ये समाज में ये जहान में आपकी कीर्ति अमर है। कोई कितना भी गाए आपकी कथा को पूर्ण नहीं कर सकता। आगे कहना है गवले गवाई नहीं राउर गुणगान हो। स्वामी आप इतना महान है, कितना भी स्तुति वंदन करें लेकिन पूरा नहीं होता है। इसलिए भक्त कहता है कि गवले गवाई नहीं राउर गुणगान हो। चाहे गाई सूरज चाहे धरती आसमान हो। और राम प्रभाव सुनेलन राम प्रभाव के सुनी ले वो हमारी पुकरिया हो भोले दनिया। याद राम प्रभाव के सुनी ल पुकरिया हो भोले दनिया। दर्शन दे द सुख राशि हो भोले दनिया। दर्शन दे द सुख राशि हो भोले दनिया। सृष्टि के करता भरता हरता अविनाशी हो भोले दनिया। सृष्टि के करता भरता हरता अविनाशी हो भोले दनिया। दर्शन दे द सुख राशि हो भोले दनिया। अरे दर्शन दे द सुख राशि हो भोले दनिया। क्या बात। वाकई राम प्रभाव जी जो कला जो इसमें है विधा में वो शायद ही कुछ लोगों को मिलती है। मैं तो सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि जो भी साथी इस कला को सीखना चाहते हैं या जो भी साथी इस तरह की कलाओं में पारंगत होना चाहते हैं, जो बच्चे इस लुप्त होती कला को जीवित करना चाहते हैं, या आप जैसे लोग जो देख रहे हैं, अगर इस तरह की कलाएं जो लुप्त होती कलाएं हैं इनको अगर पूरा जीवित करने का यदि आप बीड़ा उठाने को तैयार हैं तो सक्षम परिवार आप सबका स्वागत करता है कि आप साथ आएं। और इस तरह के जो कलाकार हैं जिन्होंने काफी पूरा जीवन इसमें बिता दिया है और लगातार अभी समय देते चले जा रहे हैं, तो उनको कैसे हम लोग मजबूती दे पाएंगे, उनको कैसे खड़ा कर पाएंगे, या हम कैसे मिलकर के ऐसा केंद्र खोल सकते हैं जहां इस तरह की कला को पूरा जीवन दिया जा सकता है। तो साथ ही कुछ और भी मुझे लगता है आप लोगों ने तैयार किया है और उसको भी हम लोग एक बार सुनते हैं। और चूंकि ये भोलेनाथ की नगरी है और इन्होंने जो सावन का जो पवित्र माह है उस पे अपने विचारों को रखा है गाना गा के। भागीरथ जी, मुझे लगता है कि जो एक परंपरा रही है कि हम सदैव एक अच्छे कलाकार को सम्मानित करते हैं, और चूंकि सक्षम है कुछ हम लोगों के पास इतना कुछ तो होता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सवाल या जो हम लोग अंग वस्त्र जो दे करके सम्मानित करते हैं उस प्रथा को हम लोग कायम रखें। आपसे निवेदन करते हैं कि आप जो है अंग वस्त्र प्रदान करें और इनका स्वागत करें। तो भागीरथ जी। हाँ। तो
थैंक यू। एक बार हम लोग खुद आपका स्वागत करते हैं। और साथ ही जो है, चूंकि अभी इन्होंने अभी जो दास्तां सुनी है, पूरी जो कहानियां सुनी है, अभी सक्षम क्या काम करता है, सक्षम किस तरह काम करता है, सक्षम आगे क्या करने वाला है और किस विषय में काम करता है, किस परिस्थिति में काम करता है, इन्होंने जाना। और जानने के बाद इन्होंने खुद लिखा और बिरहा राग में ही इन्होंने एक सक्षम के बारे में एक गीत बनाया है। और मुझे लगता है उस गीत को सुनना चाहिए। और ये आपका गीत आज से सक्षम का अपना एक सॉन्ग होगा और हम लोग जब भी कभी ऐसा कोई कार्यक्रम होगा तो उसको हम जरूर रखेंगे। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इसको रखें और साथ ही जो है एक संदेश जो आप देना चाहते हैं उसको बीच बीच में बताते भी जाएं, ताकि लोगों को, चूंकि ये भाषा जो आपकी जो संगीत की भाषा है वो अपने आप में एक बहुत ही अजीब भाषा है, उसको सीखना या उसको ज़्यादा समय तक अपने साथ में हम जैसे लोगों को समझना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप उसको रखें। और एक और भी है कि ये तो चूंकि हम आपसे ही हमने सुना है कि यादवों की मुख्य रूप से एक धरोहर थी, विरासत है। अगर हम लोग देखें, और एक ही कुल है जो इस विरासत को यादव आज भी संभाल के रखे हुए हैं। हमारे पूर्वज की थाती है। बिल्कुल, पूर्वजों की थाती है, आपने उसको संभाल के रखा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हम सब मिल करके इसको सपोर्ट करें और ऐसी जो कला है इसको लुप्त ना होने दें, बल्कि इसके और भी स्टूडेंट नए रूप में तैयार करें और उनको आगे लेके आए। तो थैंक यू। आप इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आप सिन्हा जी, जो बुला करके आपने बड़ा सम्मान प्यार बुला दिया। और मैं जब यहाँ पहुँचा तो इस सक्षम परिवार समझ में आया और 5-10 मिनट का समय हमें मिला कि जिस मिशन के लिए, जिसके चलते मैं आया हूँ उसके बारे में कुछ कहूँगा ही नहीं तो ये काम अधूरा रह जाएगा। बड़ा स्नेह प्यार दुलार मिला सिन्हा साहब का, बड़े भैया जी का। एक छह गीत इस पर भी मैंने लिखा। सक्षम सामाजिक संस्था भारत देशवा में, क्या बात। सक्षम सामाजिक संस्था भारत देशवा में। ये आवाज काहे उठावतन जे करी पर अन्याय, जुर्म, अपराध होत वो समाज में उसका उद्धार होगा, ये उद्देश्य से गीत लिखी गई। सक्षम सामाजिक संस्था भारत देशवा में, जेकरा से मिली उधार यही देशवा में, जेकरा से मिली उधार यही देशवा में। सक्षम सामाजिक संस्था यही देशवा में, सक्षम सामाजिक संस्था यही देशवा में। मतलब चाह भलाई अपना बेटा के पढ़ावा, फ्री का स्कूल है, फ्री का टीचर है, पढ़ाइए, उस लायक बनाइए, वो योग्यता दिलवाइए, पढ़ लिख करके अपनी पीढ़ियों का नाम ऊंचा स्तर पर ले जाए। दुनिया यही चाहती है, समाज यही चाहता है। बिल्कुल। इसलिए कवि लिखे कि चाह भलाई अपना बच्चा के पढ़ावा। जो पूर्वज पहले नहीं पढ़े हैं, तरस रहे हैं हमारा बेटा नहीं पढ़ पाया, नहीं तो आज वो भी इंजीनियर होता, साहब का अभियंता होता, मास्टर होता, टीचर होता, वकील होता, दरोगा होता। लेकिन वो पश्चाताप कर रहे हैं। लेकिन उसी पीढ़ी के लोग हैं, उनको ये सोचने और समझाने की उद्देश्य इस चीज को मैं भेज रहा हूँ। चाह भलाई अपने बच्चा के पढ़ावा, बिखरल समैया के फिर से सजावा, बिखरल समैया के फिर से सजावा। सक्षम का बहन बना रे देशवा में, सक्षम का बहन बना रे देशवा में, जेकरा से मिली अधिकार यही देशवा में, जेकरा से मिली अधिकार यही देशवा में। दूसरी बात जो हम आपस में विवाद करते हैं, भाई भाई से अलग हो जाते हैं, बीवी से अलग हो जाते हैं,
रिश्तेदार से अलग हो जाते हैं, दुराव का फैसला ले लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमारे पूर्वजों की यही एक आती थी, मिसाल थी। कहना है बिखरल और टूटल तू घरवा बसावा, बिखरल और टूटल तू घरवा बसावा, आपस में मिलजुल के परिवार बसावा, आपस में मिलजुल परिवार के बसावा, यही में बाटे उधार हमारी देशवा के, यही में बाटे उधार हमारी देशवा के, जेकरा से मिली अधिकार यही देशवा में। एक लाइन और हम बताता हूँ। चाह भलाई तो सक्षम अपनावा, गांव देहात शहर सिटी जहां भी हो, जहां तक राम प्रभात यादव की आवाज पहुंचती है, अपने बच्चों को सक्षम संस्था में जरूर ले। चाह भलाई तो सक्षम के ले आवा, छोटे छोटे बच्चवन का जिंदगी बनावा, छोटे छोटे बच्चवन का जिंदगी बनावा, यही में मिली दुलार प्यार यही देशवा में, यही से मिली दुलार प्यार यही देशवा में, जेकरा से मिली अधिकार यही देशवा में, जेकरा से मिली अधिकार यही देशवा में। वाह, राम प्रभाव जी का प्रभाव अब देखने गया। देखिए, ये तो आज की विवाह और आज की समय की जीत है। हम राम प्रभाव जी को आज सुन रहे हैं। यही कला, यही गीत संगीत गांव में एक बहुत बड़ा मिसाल पेश करता है। जिस रूप में आप अभी मूल गीत को सुन रहे हैं, किसी वाद्य यंत्र के नहीं, बिना वाद्य यंत्र का सुन रहे हैं, गांव में इसी गीत को सुनने के लिए गांव के गांव इकट्ठा होता है और लोग पूरी बात, चाहे मौसम कड़कड़ाती ठंड का हो, बादल गरजती बरसात की हो या आज गर्मी का मौसम, लोग बेचाव आनंद से सुनते हैं और पूरी रात बिताते हैं। यही आनंद मूलभूत समाज को एकता से जोड़ने की कला है, जो हमारे समाज में अब नहीं दिख रहा है। आप डीजे के धुन पर कुछ पल के लिए खुशी तो होते हैं, लेकिन दूसरे ही पल आप मातम को भी देखते हैं। बहुत सारे उदाहरण संतलाल भाई, कई बार आपने देखा इसको कि आज डीजे के बारात में इतने लोगों की, इतने बम बारी हो गए, इतने लोग जख्मी हो गए, लेकिन ये जो मूल पारंपरिक गीत है हमारे बीच, विवाह का, लोकगीत का, ये चीजों को, समाज को, परिवार को जोड़ने की संदेश देता है। और जिसको कि हमारे इतिहास के साथ, समय के साथ इन्होंने भुलाना शुरू किया। लेकिन ऐसे कर्मवीर योद्धा भी है हमारे बीच, राम प्रभाव यादव जी जैसे सज्जन, ऐसे गायक जो इस कला को विरासत से उठाकर आगे पीढ़ी तक ले जाने के लिए वचनबद्ध है। इनके पास एक से एक विवाह, लोकगीत, कजरी, बहुत सारे गीतों का खजाना है। समय के अभाव में हो सकता है हम आपको कम सुनवा पाए। आप बहुत मंचों पर जाकर अपनी कला का प्रदर्शन दिए हैं, बहुत सारे कैसेट हैं, आप इनको सुन सकते हैं। तो राम प्रभाव जी, एक लोकगीत ना हो जाए कि गांव का थोड़ा बयार लगे कि दिल्ली में भी गांव का थोड़ा झोंका पड़ रहा है, हवा की वो बयार है, थोड़ा पारिवारिक झोंका लगे, हाँ, थोड़ा एक ताना बाना जो पारिवारिक वातावरण का होता है, गीत आपने सुना है, 2 लाइन 3 लाइन का कजरी हो जाए और हाँ बिल्कुल, ये तो विधा आपकी है। कजरी मौसम भी है और होना भी चाहिए, कुछ पल के लिए ही ये भी है। जरूर। खोला ना हो केवड़िया, हम विदेशवा जइबे ना, हम विदेशवा जइबे ना, ओ हम विदेशवा जइबे ना, झूम खोला ना हो केवड़िया, ठीक है, ठीक है। हम विदेशवा जइबे ना। कोनो पत्नी विरह वेदना में अपने पति कहते कि हम प्रदेश जाए को मना कर दिया, इस सावन महीना में कहाँ जाएंगे।
कलश की जो तू सैया विदेशवा जइबा हम नैहरवा जइबे ना ए सैया नैहरवा जइबे ना आ जैसन बाबा घरवा रहले जैसन बाबा घरवा रहले वैसे कई के जई है ना रुझुम खोला न हो के वरिया हम विदेशा जइबे ना। तो आदिगुरु बिहारी जी की खानदान को अपनी विरासत के तौर पर जीने वाले राम प्रभाव जी, आप एक नायिका की भाव भंगिमा को अपने प्रेमी को रिझाने के लिए किस प्रकार से अपने गीतों को पिरोती हैं और अपने पति को रिझाने के लिए वो गीत संगीत आपके बीच रखते हैं। आपने राम प्रभाव जी से सुना। और एक और भी बात है, भागीरथ जी कहते हैं, एक किसी ने लिखा था, मैंने उसको पढ़ा था, तो आज मुझे लगता है कि सुनाना जरूर बहुत जरूरी है। कहते हैं कि हमारी आदतें और हमारे जो संस्कार होते हैं जी, हमारी आदतें और जो हमारे संस्कार वो होते हैं, वो खासकर दुनिया को बता देते हैं कि हमारी औकात 1 कौड़ी की है या 100 कौड़ी। क्या बात, क्या तो आज हमें पता चला कि हमें किसी की वेशभूषा या किसी के गरीबी से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें उनकी आदतें, उनकी क्वालिटी से हमें पता चल जाता है कि आप उच्च श्रेणी के लोग हैं। और हमें विश्वास है कि आपका जो ये कला है, ये जरूर एक दिन हजारों लोगों के लिए प्रेरणा नहीं बल्कि लाखों लोगों को खड़ा करेगी। और हमारा जो प्रयास है कि इस तरह की विधा को नया रूप दिया जाए, नई मंजिल दी जाए। और हम यही सरकार से भी अनुरोध करते हैं, लोगों से भी यही अनुरोध करते हैं कि आप लोग लगातार प्रयास करें, लगातार कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे बच्चे जो इस तरह की चीजों को सीखना चाहते हैं वो यहाँ से जुड़े। और हमारे राम प्रभाव जी हैं, वो आपको और इनके साथ में इनकी जो पूरी टीम है, जो कि हम सबको एक साथ नहीं जोड़ सकते थे, लेकिन ये था कि जरूर आज हम आपको बुलाएं और आपकी चीज़ों को सुने और दुनिया को बता पाएं कि ये कलाएं लुप्त न होने पाए। इनको जीवित रखना भी हमारी एक जिम्मेदारी है। तो सिर्फ राम प्रभाव जी ही नहीं, लेकिन हम सब समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन लगातार समय समय पर होता रहे। तो भागीरथ जी, और भी कुछ है क्या आपको बोलना है? या देखिए, राम प्रभाव जी के झोले में तो वैसे बहुत कुछ लेके आए हैं। अगर सुनना चाहे तो बहुत कुछ सुना सकते हैं, लेकिन समय को ध्यान में मैं राम प्रभाव जी से एक चीज़ ये जरूर सुनना चाहूँगा। देखिए, ये परंपरा और ये चीज़ें जो है आज एक छोटे से कस्बा और गांव में नहीं रहा, ये देश के विभिन्न कोनों में, विदेशों में भी सुने जाने लगा। आप सभी कलाकारों ने इसको किस प्रकार से संजोया, जो कि आज जो केवल हम सुनते थे भाई यूपी, बिहार, बंगाल के चंद राज्यों में ये सुने जाने वाले विवाह है, और आज देश के सभी राज्यों में इवन के आपने बताया कि नेपाल, मॉरिशस, बहुत सारे देश में इस विवाह का प्रचलन शुरू हो गया। तो आपने इस दौर को, इस समय को कैसे जिया, वो जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। फिर ऐसा था कि समय बीतता गया, पता नहीं चला। आज जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जहाँ तक हम हैं वो ठीक। आपका इरादा क्या है और सुनने का? जरूर, हमारा इरादा तो बिल्कुल बंद ही नहीं होने वाला है। आज आप हैं तो इरादा बन ही जाता है। हाँ, एक आओ जरूर सुना दें। देश गर्त में जा ही रहा है, देख ही रहे। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। चाइना को की हालत को सुन ही लिए। अच्छा, देश के नौजवानों ने शहीद हो रहे हैं। उन शहीदों जवानों को बिरहा गायक राम प्रभाव यादव श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। एक ठीक छोटा सा लाल भारत का जब सुना है कि हमारे जवानों को चाइना वालों ने मार दिया, तो अपनी माँ से कहा कि माँ, इतना हिम्मत हो गई। एक लहजा में, एक अंदाज में कहता है कि जाके चाइना में छक्का छोड़ाई देव, झंडा फहराई देव ना। क्या बात है, जाके चाइना में छक्का छोड़ाई देव, झंडा फहराई देव ना। कलश
बोलस कि माँ घबराओ मत, जाऊंगा चाइना में और देखूंगा कि चाइना की कितनी ताकत है। तो जाके चाइना में झंडा फहराई देव, जाके चाइना में छक्का छोड़ाई देव, झंडा फहराई देव। दिहल ललनवा के वर्दी पहिनाई, दिहल ललनवा के वर्दी पहिनाई, सीमा पर लाल जहिया गोलिया चलाई हो, गोलिया चलाई। हमार पिछुआ लया मुरी धराई दिया, झंडा फहराई दिया। हमारा पिछुआ लया मुरी धराई दे, झंडा फहराई दे। अपने माँ से भी कहता है, क्या कहता है कि रन्नवा में जाके शहीद हो जाई, शेखर सुभाष भगत से हथवा मिलाई। हमारे जीवन के लैया धराई दिया, झंडा फहराई दिया हो। जाके चाइना में छक्का छोड़ाई दे, झंडा फहराई दे। वाकई राम प्रभाव जी, जिस धरती के या जिस देश के लाल में या जिस देश की माँ में ये शब्द अगर हो कि आप चिंता मत करो, आप अगर शहीद भी होते हो तो जाकर के चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह से हाथ मिलाएंगे, तो वाकई बहुत बड़ी बात है। ऐसी कुर्बानी हर देश में सुनने और देखने को नहीं मिलती है। तो आज के इस कार्यक्रम, चूंकि ये जो विधा है ये आप किसी भी रूप में गा सकते हैं, किसी भी रूप में किसी भी समय इसको दोहरा सकते हैं, और किसी भी अपने दर्द की भाषा हो, या अपने दिल का दर्द हो, या फिर देश का दर्द हो, या समाज का दर्द हो, या फिर अन्य कोई दर्द हो, जो भी दर्द हो उस खुल करके इस तरह की विधाओं के माध्यम से गाया जा सकता है, बताया जा सकता है। जबकि आज के जो आप समझते हैं कि किस तरह के जो संगीत चलते हैं कि ना तो कमर हिलती है, ना तो फिर गर्दन ही हिलती है, और जितनी कसरत कर लो मुझे लगता है सारे कसरत जो है वो आज संगीत में, डांस में समाहित हो गई। और जो पुरानी जो लोक कलाएं थी या जो लोक नृत्य थे, उसमें जो सुर थी, जो ताल थी, वो देखने को आज के नृत्य में नहीं मिल रही है, या आज की विधाओं पे नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी समय के साथ में मुझे लगता है कि उनको भी लोग देख ही रहे हैं, और हम किसी का विरोध नहीं करते, उनको भी सलाम करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये विधाएं न मरने पाए, इनको भी हम उतना ही जीवित रखें, और इनको भी उतने तवज्जो दें जितना हम उन्हें दे रहे हैं। इसी के साथ चूंकि हमारे कार्यक्रम का टाइम लगभग पूरा हो गया है, और हम चाहेंगे कि आज का जो प्रश्न है हम पुनः आप लोगों से पूछना चाहते हैं, आप जरूर इस बात को नोट कर लें। आज का प्रश्न है कि हमारे चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर किस विभाग में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। कहाँ होते हैं, कहाँ बैठते हैं, ये आपको बताना है। और इनकी नियुक्ति कैसे होती है, दो चीजें हैं। चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर कहाँ पाए जाते हैं, और इनकी नियुक्ति कैसे होती है, ये आपको आज के प्रश्न में बताना है। और जो भी साथी बताएंगे उनका लकी ड्रा के माध्यम से इसी संडे उनको इनाम दिया जाएगा, उनको प्रोत्साहित दिया जाएगा। साथ ही अब हम लोग सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, तो उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों, जो भी साथी अपना जवाब दें वो अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी जरूर दें, ताकि हम आपसे संपर्क कर पाएं और आपको समय पे आपका इनाम भी पहुंच जाए, पुरस्कार भी पहुंच जाए, और साथ ही आपका जो है सर्टिफिकेट हम लोगों ने जो देने की बात की है वो भी आप तक पहुंच जाए। और आप जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों से जितने भाई कार्यक्रम को हमारे शेयर कर रहे हैं, लगातार लाइक कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कमेंट्स आ गए। अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो लगभग 1 घंटा बीत जाएगा लगातार इसको, अगर पूरे कमेंट्स को हम लोग पढ़ पाएंगे। तो इस स्थिति में जितना भी आप लोग हमें देखेंगे, हम डेली का हमारी जो टीम है वो अनुसरण करती है। लगातार जो इस कार्यक्रम से बने हुए लोग हैं, प्रति महीने में जो सबसे ज़्यादा इस कार्यक्रम को देखने वाले लोग हैं, उनको भी हम लोग यहाँ से सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा पाएंगे, और इस सर्टिफिकेट आपके हाथ में जाएगा। हम उसकी घोषणा हर महीने के मंथ के अंत में की करेंगे। साथ ही जो है आपका जो जुड़ाव है, आपके जो बेहद सकारात्मक जो अपने सुझाव इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए जो दे रहे हैं साथी, उनके लिए भी हम लोगों ने प्रति मंथ में विशेष एक योगदान सर्टिफिकेट के रूप में उनको भी दिया जाएगा।
हम आपको बता रहे हैं कि आपके ये जो आज हम घोषणा कर रहे हैं, इसकी घोषणा के लिए आप ही जैसे लोगों ने बेहद सकारात्मक रूप से सोच करके हम लोगों को सुझाव दिया था। और भी बहुत सारे सुझाव हैं जो हमारे बीच में आए हैं और उन सभी सुझावों को हम लोग उनका स्वागत करते हैं। अगर वो बाल हित, जनहित के लिए या लोगों के मानसिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए या उनके क्षमता विकास के लिए अगर वो सही हैं तो हम उनको स्वीकार करते रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आप इसी तरह हमें समय समय पर हमें अपने सुझाव देते रहेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की आपकी कोई कहानी है या किसी भी प्रकार की आप जानकारी या सुझाव देना चाहते हैं या आप इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं या आप इस तरह के कार्यक्रम में अपने आप को खुद जोड़ना चाहते हैं, भागीदार बनना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311124880 9311124880। हमारा ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। फिर से दोबारा सुने, saksham.del1@gmail.com। हमारा यूट्यूब आईडी है, यूट्यूब चैनल है, उसमें जरूर जाएं और उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बजाएं। आप हमारा यूट्यूब जो आईडी है सक्षम लाइव, SAKSHAM, सक्षम लाइव। सक्षम लाइव में जब आप जाएंगे तो आपको ये जो मोनोग्राम यहाँ दिख रहा है, ये मोनोग्राम आपको नजर आएगा। आप उसको क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बजाएं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो थैंक यू राम प्रभाव जी, आपका भी, भागीरथ जी आपका भी, और सभी दर्शकों का कि आप हमारे लगातार इस कार्यक्रम को सुना है। हमारा प्रश्न जरूर याद रखिएगा, हमारे चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर कहाँ बैठते हैं, किस किस विभाग में होते हैं और उनकी नियुक्ति कैसे होती है, इसका सही जवाब देने वाले साथी को सर्टिफिकेट के साथ में हम उन्हें विशेष पुरस्कार जो राशि है यहाँ से जो दी जाती है, जो धनराशि है वो आपको दी जाएगी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।